मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी आईएएस की एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा इंडियन एक्सप्रेस के 3 आर्टिकल्स के बारे में जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। पहला जो आर्टिकल है दोस्तों, ये यहाँ पे एक ड्रोन है उसके बारे में डिस्कस करता है जो कि आप कह सकते हैं रसिया ने यूज़ करा था अगेंस्ट यूक्रेन। ओके, कैमिकेज आप कह सकते हैं ड्रोन का नाम है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। यूएस बेस्ड ये ड्रोन है, कैसे काम करता है, क्या एलिगेशन है, ये सब हम बताएंगे। अगला दोस्तों हम लोग जो आप कह सकते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट है, इसके बारे में देखने वाले हैं। रीजंस क्या है, फैक्टर क्या है, क्रिटिसिज्म क्या है, जस्टिफिकेशन क्या है, 3 चिल्ड्रन इंडिकेटर क्या है, मेजरमेंट क्या है और इंडिया को लेके क्या कहा जाता है, ये सब कुछ मैं आपके साथ आज की वीडियो में डिस्कस करूँगा। एंड लास्ट में दोस्तों जो आर्टिकल रहेगा वो रहेगा यहाँ पे आप कह सकते हैं रेवेन्यू पुलिस से रिलेटेड, जो कि उत्तराखंड में आती है। और अभी जो अंकिता भंडारी वाला केस था उससे कहीं ना कहीं ये चीज़ें रिलेट कर रही हैं, तो मैं वो सब कुछ आपके साथ डिस्कस करके आपको समझाने की कोशिश करूँगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं फिर आज की वीडियो और डिस्कस करते हैं करके उन सभी आर्टिकल्स को जो कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं और हमें उनसे समझ में भी काफ़ी कुछ आएगा। लेकिन मैं कुछ भी स्टार्ट करूँ उससे पहले बता दूँ कि कंप्लीट ऐप है, लॉन्च होने वाला है बहुत जल्दी, एक्साइटेड रहिए। साथ ही आप लोग के लिए अक्टूबर ऑफ़र है जो कि आप कह सकते हैं 19 अक्टूबर तक है, अवेल कीजिए ऑफ़र को। 20 अक्टूबर से नए बैचेस स्टार्ट हैं आप लोग के लिए। यहाँ पे आप कह सकते हैं सी सेट के लिए भी यहाँ पे चीज़ें ला दी गई हैं, आप लोग यहाँ पे एनरोल कर सकते हैं। 24 अक्टूबर तक ऑफ़र अवेलेबल है। 24 अक्टूबर तक यहाँ पे यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स के लिए भी ऑफ़र अवेलेबल है। हमारा कोड यूज़ कीजिए स्टडी आईएएस का, 0% की EMI भी अवेलेबल है, इसको आप लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। अनअकैडमी अल्ट्रा कॉम्पैक्ट है, 22 अक्टूबर सुबह 11 बजे होगा। एनरोल कीजिए, यहाँ पे सैटरडे को होने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग है, काफ़ी सारे प्राइजेज़ यहाँ पे आपको मिल रहे होंगे। और 13 नवंबर को सुबह 11 बजे है अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैम्पियनशिप, जहाँ पे आप लोग एनरोल कर सकते हैं फ्री में। EPFO की भी क्लासेस लाइव हो चुकी हैं, टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है, आप लोग एनरोल कीजिए। काफ़ी कुछ यहाँ पे आप लोग के लिए अनअकैडमी लेके आया है इस बार और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी लेवल तक करवा सकती है। फ्री इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है, इसमें भी आप लोग एनरोल कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, कैमकेज ड्रोन। कैमकेज ड्रोन क्या है? ये एक यहाँ पे आप कह सकते हैं अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स है। ओके, और इसका जो नाम है ये पड़ा है आप कह सकते हैं जापानी सुसाइड पायलट, जिसने वर्ल्ड वॉर सेकेंड में सुसाइड करी थी। ओके, सुसाइड कैसे करी थी? इन्होंने क्या करा था, एक पूरा जो एयरक्राफ्ट है जिसके अंदर बहुत सारे एक्सप्लोजन्स रखे हुए थे, वो लेके ये घुस गए थे एनिमी के अंदर और खुद को ही ब्लास्ट कर लिया था। तो इस तरीके से इनके नाम पे जो कैमिकेज ड्रोन है इसका नाम पड़ा। रशियन मिसाइल्स जो हैं वो हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं कीवी के अंदर मंडे को, और उसकी वजह से यहाँ पे 3 लोग की मौत, और यहाँ पे जो सिविलियन बिल्डिंग है उन पे भी, उनकी जो पावर फैसिलिटी है इन सभी पे बहुत दिक्कत आई। जो प्रेसिडेंट हैं यहाँ पे यूक्रेन के, वो कहते हैं कि ऑल नाइट एंड ऑल मॉर्निंग द एनिमी टेरराइज द सिविलियन पॉपुलेशन, कैमिकेज ड्रोन एंड मिसाइल्स आर अटैकिंग ऑल ऑफ द यूक्रेन। और ये हमें प्रेसिडेंट वोल्दिमिर जो ज़ेलेंस्की हैं ये कहते हुए दिखाई देते हैं। कैमकेज जो ड्रोन है दोस्तों, ये बताते हैं कि ये आप कह सकते हैं स्ट्रक करा यूक्रेन की सिटीज़ में भी। कंट्री में यहाँ पे एक क्यूज़ बोला है ईरान को कि वो सप्लाई कर रहे हैं रसिया से। ओके, ये सब दिक्कतों का गवर्नर ऑफ यहाँ पे जो ज़ैपोरिज़िया और ओलेक्सेंडर स्तारुक ने कहा कि जो ईरानियन मेड शहदे 136 ड्रोन्स हैं वो डैमेज कर सकते हैं 2 इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ सिटी में, कर दिया है बेसिकली डैमेज। और यूक्रेन यहाँ पे रिसीव करता है अपना खुद का यहाँ पे कैमकेज ड्रोन फ्रॉम यूएस। तो इस तरीके से कुछ हमें बातें जो हैं वो दिखाई दी। जो कैमकेज ड्रोन है दोस्तों, ये एक स्मॉल अनमैन्ड एयरक्राफ्ट है जिसके अंदर काफ़ी सारे एक्सप्लोजिव्स हैं और ये एक्सप्लोड कर जाते हैं खुद को जैसे ये टारगेट को हिट करते हैं। जो नेम है इसका, जैसे कि बताया आपको नेम में इसका कैसे पड़ा है। ओके, मॉडर्न ड्रोन जो वर्जन है दोस्तों, इसके पास ये कैपेबिलिटी है कि वो सरपास कर सकता है ट्रेडिशनल डिफेंसेस को टू स्ट्राइक देयर टारगेट्स, और ये कई ज़्यादा चीपर है आप कह सकते हैं जो लार्जर काउंटर पार्ट्स होते हैं उनसे। अब यूक्रेन का क्या यहाँ पे एलिगेशन है, ये है कि लेट सितंबर में यूक्रेन ये कहता है कि डाउनग्रेड होता है डिप्लोमेटिक टाइज का विथ ईरान, और स्ट्रीप करा एम्बेसडर को of his accreditation over Tehran's unfriendly decision to supply Russian forces with the drones। तो इस तरीके से यहाँ पे यूक्रेन का एलिगेशन ईरान पे था, ओके, कि उन्होंने क्यों यहाँ पे रशिया को ड्रोन्स इंपोर्ट करवाए।
ईरानी फॉरेन मिनिस्टर ने ये कहा कि नासिर कनानी डिनाई करते हैं सप्लाइंग द ड्रोन्स टू रसिया। अब इस तरीके से ईरान का भी ये आप कह सकते हैं बड़ा स्टेटमेंट हमें देखने को मिला। और कौन कौन सी यहाँ पे ऐसी कंट्रीज़ है जिनके पास ऐसे ड्रोन हैं? देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स के पास कैमकाज है और ये मोस्ट एडवांस है इस पूरे क्लास ड्रोन में। साथ ही रसिया, चाइना, इजराइल, ईरान, टर्की, इन सब के पास भी कुछ इसी तरीके के वर्जन के ड्रोन्स हैं। कुछ कंट्रीज़ ये एडमिट करती हैं कि वो यूज़ करती हैं आर्म ड्रोन्स को, पर यहाँ पे मैं बता दूं कि कहीं ना कहीं ये एक्विज्ड है ऑफ यूटिलाइजिंग देम टू कैरी आउट कवर्ड अटैक्स। यूएस मिलिट्री के हिसाब से जो ईरानियन बैक्ड मिलिटियाज हैं वो यहाँ पे यूज़ करते हैं स्मॉल ड्रोन्स, और इन 10 अटैक्स ऑन अमेरिकन मिलिट्री बेस्ड इन इराक दिस ईयर। ईरानियन बैक्ड यहाँ पे जो हूथिया रेबल्स ऑफ यमान है, ओके, वो यूज़ करते हैं सुसाइड ड्रोन्स टू ब्लो अप सऊदी ऑयल फैसिलिटीज़ इन 2019। तो उस टाइम पे उन्होंने भी यूज़ करा था। और यूएस जो केमिकाज ड्रोन से दोस्तों ये काफ़ी चीपर है, 2 साइज़ में आता है, ओके। एरोवेरोनमेंट है जो कि इसे बनाती है, कंपनी का नाम है। पहला है स्विच ब्लेड 300 सुसाइड ड्रोन, जिसका जो वेट है ये है लगभग 5 पाउंड तक का, 2.26 kg, ओके। और ये 15 मिनट की फ्लाई ले सकता है एक बार में। इसे डिज़ाइन करा गया है इन्हें बैकपैक मोड। अगला है दोस्तों स्विच ब्लेड 600 वेट, जो कि लगभग यहाँ 50 पाउंड तक है, फ्लाई कर सकता है 40 मिनट तक। और इसे हम लोग कहते हैं ल्यूटेरिंग माइसाइल, जो कि यहाँ पे होवर भी करती है किसी एक एरिया में थोड़ी देर तक और उसके बाद जाके टारगेट को हिट कर जाती है। तो इस तरीके से ये 2 वर्जन में आते हैं। अभी आप लोग को बता दूं मैं कि किवी मंडे को जो अटैक हुआ है उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा डैमेज जो है वो भी हमें देखने को मिला है। अब देखिए दोस्तों, अगला आर्टिकल आता है इंडिया का हंगर स्कोर को लेके, मतलब कि अभी जो ग्लोबल हंगर रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से इंडिया का क्या यहाँ पे आप कह सकते हैं पोजीशन है, क्या है भारत के लिए यहाँ पे चीज़ें जो कि इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, लास्ट वीक कंसर्न होता है वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ रिलीज़ करते हैं लेटेस्ट एडिशन ऑफ ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट का, ओके। इंडिया की जो रैंक है दोस्तों वो 107th है आउट ऑफ 121 कंट्रीज़, ओके। और यहाँ पे मैं बता दूँ आप लोग को कि 15 कंट्रीज़ इंडिविजुअल स्कोर करती हैं, जो कि कैलकुलेट किया गया है। जो रैंक है दोस्तों वो डिटरमाइन नहीं की जा सकती, क्योंकि यहाँ पे जो डेटा है उसकी काफ़ी ज़्यादा कमी हुई है। इंडियन गवर्नमेंट ने इसके रिस्पॉन्ड में यहाँ पे एक समरी जो है उसे डिसमिसिंग करा है रिपोर्ट की, और ये बोला है कि ये मिस इन्फॉर्मेशन है और ये पार्ट है कहीं ना कहीं कंसिस्ट एफर्ट टू टेंट इंडियाज़ इमेज, मतलब कि कहीं ना कहीं हमारे जो भारत की इमेज है इस पर आप कह सकते हैं एक गलत प्रभाव डालने के लिए ऐसी रिपोर्ट्स लाई गई हैं। अब ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है वो क्या है, ओके। देखिए, जो हंगर है ये इम्पाइल करती है डिस्कम्फर्ट ड्यू टू लैक ऑफ फूड। अब जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मेज़र है इसके पास, और ये यूज़ करती है 4 सेपरेट मेजर्स कैप्चर दी मल्टी डायमेंशनल नेचर ऑफ हंगर। ये जो मेजर्स हैं दोस्तों ये कहीं ना कहीं यूज़ होते हैं सिंस इट्स इंसेप्शन इन 2006, और जो लास्ट अपडेट है दोस्तों वो 2015 में हुआ था। 4 कौन कौन से मेज़र हैं? पहला मेज़र है अंडर न्यूट्रिशमेंट, ओके, जहाँ पे ये बोला जाता है कि जो पॉपुलेशन है वो कहीं ना कहीं जो कैलोरिक इनटेक है वो इनसफिशिएंट होने की वजह से हम उन्हें मानते हैं कि वो अंडर नरिशमेंट में आते हैं। दूसरा है चाइल्ड स्टंटिंग, मतलब कि जो शेयर है चाइल्ड अंडर द एज ऑफ 5, जो कि आप कह सकते हैं लो आप कह सकते हैं हाइट है फॉर देयर एज, रिफ्लेक्टिंग क्रॉनिक अंडर न्यूट्रिशन, उसकी वजह से भी कुछ दिक्कतें जो आती हैं वो दूसरा रीज़न है और वो चेक किया जाता है। तीसरा है चाइल्ड वेस्टिंग, इसका ये मतलब हो गया कि जो बच्चे जो हैं जो कि आप कह सकते हैं एज ऑफ 5 वो यहाँ पे लो वेट के हैं ऑफ देयर हाइट, तो हम कहते हैं उन्हें वो चाइल्ड वेस्टिंग है। जिनकी हाइट आप कह सकते हैं ज़्यादा या कम है पर उनका वेट उनकी हाइट के अकॉर्डिंग नहीं है, तो हम उसे चाइल्ड वेस्टिंग कहेंगे। चाइल्ड मोरालिटी जो है दोस्तों ये है कि जो बच्चे हैं जो कि आप कह सकते हैं बिफोर अपने 5th बर्थडे से पहले ख़त्म हो जाते हैं, डेथ हो जाती है उनकी किसी भी रीज़न की वजह से, बेसिकली न्यूट्रिशन की कमी की वजह से, तब आप कह सकते हैं हम उसे कहते हैं चाइल्ड मोरालिटी। अब जो ओवरऑल स्कोर है दोस्तों ये 100 पॉइंट पे है। लोअर स्कोर होगा तो इसका मतलब जो कंट्री वो बेटर परफॉर्म कर रही है, ये आप लोग जान लीजिए। जैसे जैसे इन पे कम इनका स्कोर रहने वाला है तो इसका मतलब कंट्री अच्छा परफॉर्म करेगी। 2022 का जो आप कह सकते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स ये क्या कहता है, देखिए लास्ट में हम डिस्कस करेंगे पूरे आप कह सकते हैं चार्ट वगैरह को, पर अभी एक आपको ब्रीफ में आइडिया दे दूँ कि यहाँ पे स्कोर जो है उसको बताऊँ मैं 20 to 34.9 तक बीच में रखा गया है।
सीरीज़ कैटेगरी में, और इंडिया पाया जाता है कि इंडिया का जो स्कोर है वो 29.1 है। जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है दोस्तों, इसकी जो रैंक और स्कोर है ये कंपेरेबल नहीं है एक साल से दूसरे साल में, क्योंकि जो डाटा है ये कहीं ना कहीं रिवाइज होता रहता है और जो मेथोडोलॉजी है ये भी चेंज होती रहती है। तो हर साल जो रिपोर्ट आती है ये डेटा को लेके वो 3 साल के रेफरेंस से आती है। चाइल्ड वेस्टिंग जो है दोस्तों, उसकी वजह से यहाँ पे जो इंडिया है इसका कहीं ना कहीं बैक लेवल देखने को मिला है, और उसकी वजह से जो यहाँ पे कंडीशन है भारत की, एक कमी आप कह सकते हैं ख़राब होती गई है। ओके, एट ओवर 19% जो है वो चाइल्ड वेस्टिंग है, और जो कि दुनिया में काफ़ी ख़राब हमें देखने को मिलती है कंपैरेटिवली। गवर्नमेंट का यहाँ पे क्रिटिसिज्म है। देखिए दोस्तों, ये सेकेंड ईयर चलता हुआ है जहाँ पे जो हमारी गवर्नमेंट ने इसने क्रिटिसाइज़ करा है ग्लोबल हंगर इंडेक्स को। ऑफिशियल्स ने दोस्तों रिलीज़ करा 15 अक्टूबर को 3 की इशूज़ की वजह से, जिसकी वजह से यहाँ पे क्रिटिसाइज़ करती हैं। पहला इशू ये है कि यहाँ पे गवर्नमेंट क्लेम करती है कंसिस्टेंट एफर्ट को लेके, जो विजिबल है कि वो लोग चाहते हैं कि भारत पे कहीं ना कहीं दाग लगा सकें, भारत की जो यहाँ पे आप कह सकते हैं इमेज ऐसे ख़राब किया जा सके। तो उस वो पहला रीज़न बताया गया है। सेकंड रीज़न ये है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो मेथोडोलॉजी पे लेके है, और ये क्लेम करते हैं भारत की मिस इन्फॉर्मेशन दिखाई देती है हमारे उनके हॉलमार्क पे रिपोर्ट को लेके। जैसे कि उनका हो गया दैट कि जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है ये यूज़ करती है एरोनियस मेजर ऑफ हंगर। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं ये अलग अलग वेरिएबल्स को यूज़ करती है बियॉन्ड द लैक ऑफ फूड को भी। फिर दोस्तों 3 आउट ऑफ 4 जो वेरिएबल्स हैं वो यूज़ करते हैं रिलेटेड टू चिल्ड्रन, मतलब कि ये कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेटिव है एंटायर पॉपुलेशन पे, मतलब कि नहीं है बेसिकली बच्चों पे पूरा कॉन्सेंट्रेटेड कर दिया गया है। और यहाँ पे जो आप कह सकते हैं फोर्थ इंडिकेटर है जो कि है प्रपोर्शन ऑफ अंडर न्यूट्रिज्ड पॉपुलेशन को लेके, वो है बेस्ड ऑन ओपिनियन पोल कंडक्टेड ऑन एवरी स्मॉल सैंपल ऑफ 3000। तो 3000 लोगों के बेसिस पे ये चीज़ डिसाइड हुई हैं। ओके, तो ये आप कह सकते हैं मिस इन्फॉर्मेशन की बात बताई है। थर्ड रीज़न ये बताया गवर्नमेंट ने कि कहीं ना कहीं जो एडिशनल यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट फूड ग्रेन्स वगैरह है जो कि 80 करोड़ इंडियंस को दिए जा रहे हैं सिंस मार्च 2020, उसको यहाँ पे देखा नहीं गया, उसको यहाँ काउंट नहीं किया गया। तो ये सब रीज़न है जिसकी वजह से यहाँ पे जो गवर्नमेंट है ये इसे क्रिटिसाइज़ कर रही है इस टाइम पे। अभी कितना जस्टिफाइबल है इसको बता दूं मैं, कि गवर्नमेंट को यहाँ पे मैं बता दूं कहीं ना कहीं रैंप ऑफ किया जा रहा है फ्री प्रोविजनिंग ऑफ बेसिक फूड ग्रेन से रिलेटेड, जैसे कि राइस और वीट हो गया पेंडेमिक के दौरान, तो उसको ध्यान नहीं दिया गया। जो रिसर्चर्स हैं जो कि आर्ग्यू कर रहे हैं इंडिया को लेके कि इंडिया का जो GHI स्कोर है वो आप कह सकते हैं ख़राब हुआ है क्योंकि इसे यहाँ पे असिस्टेंट नहीं मिली है इसकी वजह से। और ये इसलिए क्योंकि पेंडेमिक ने यहाँ पे जो पुअर जो यहाँ पे पॉपुलेशन है उससे काफ़ी ज़्यादा हार्डली हिट करा। जो इकनॉमी है दोस्तों वो कहीं ना कहीं अपनी जो ग्रोथ है उसको लूज़ कर दिया, जो मोमेंटम था वो पिछले 3 सालों से दिक्कत में आ रहा है। तो ये आप कह सकते हैं जस्टिफाइबल नहीं है कि जो भारत की पोजीशन है ये कैसी रही। ओके, देखिए यहाँ पे 3 चिल्ड्रन इंडिकेटर है, उसको मैं कुछ बातें डिस्कस करूँगा कि यहाँ पे काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स हैं जो कि स्टडी में गए और उन्होंने कहा कि जो चाइल्ड माल न्यूट्रिशन है और जो मोरालिटी रेट है दोस्तों, ये एक्सट्रीमली सेंसिटिव इंडिकेटर्स है। और ये कैसे ही आप कह सकते हैं पूरे ही होल पॉपुलेशन को कैसे दिखाते हैं अपने न्यूट्रिशन को लेके। एक काफ़ी बड़ा आप कह सकते हैं सेंस आता है ट्रैक करना चिल्ड्रन को बिकॉज माल न्यूट्रिशन की वजह से। और चाइल्डहुड यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है अगर हम लोग रिवर्स करते हैं अपने एडल्टहुड पे। तो ये कह सकते हैं काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है 3 चिल्ड्रन इंडिकेटर्स पे, क्योंकि तीनों ही जो चीज़ें हैं वो आप कह सकते हैं हम बच्चों पे ही फोकस्ड है। आपने देखा होगा यहाँ पे तीनों ही जो आप कह सकते हैं 4 इंडिकेटर थे, आप देख सकते हैं यहाँ पे अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग हो गया आपका, चाइल्ड वेस्टिंग और चाइल्ड मोरालिटी। तो ये तीनों ही इंडिकेटर किस पे बेस्ड हैं? बच्चों पे बेस्ड हैं। ये एक काफ़ी बड़ा रीज़न बताया कि बच्चों पे कॉन्सेंट्रेटेड कर दिया गया इसको। अब देखिए दोस्तों मीजरिंग क्या है हंगर की, तो देखिए हेल्थ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जो हंगर वर्ड यूज़ है इसका कहीं ना कहीं मतलब होता है कि शॉर्टेज ऑफ फूड को दिखा रहा होता है ये। और मैं बता दूं आप लोग को कि ग्लोबल न्यूट्रिशन इंडेक्स जो है उसमें भी हमें यहाँ देखिए दिक्कत देखने को मिली कि इंडिया की पोजीशन जो है वो चेंज नहीं हुई। अब सबसे बड़ा सवाल टेंटिंग इंडिया का है कि ये एलिगेशन लगाया गया है कि भारत पे कहीं ना कहीं ये लोग आप कह सकते हैं इमेज ख़राब करना चाहते हैं। एलिगेशन लगाया गया है दोस्तों एक्सपर्ट्स के द्वारा, और ये बोला है कि जब से ये स्टार्ट हुआ है 2006 से, तब से आप कह सकते हैं ये कहीं भी इंडिया स्पेसिफिक सर्वे नहीं है, मतलब कि कहीं भी इंडिया की जो अच्छी इमेज है ये नहीं दिखाई गई है। इंडिया दोस्तों कहीं ना कहीं यहाँ पे आप कह सकते हैं लैग करता है जब बात आती है न्यूट्रिशन में लेके। और 2012 की फाइंडिंग के ऐसे हिसाब से जो PM मनमोहन सिंह है उन्होंने एक्नॉलेज करा था माल न्यूट्रिशन को। पर दोस्तों ये आप कह सकते हैं
अ मैटर ऑफ नेशनल सेम को लेके बात आई थी और उसके बाद से ही इन पे काम करना चालू हो गया। ओके, लेकिन दोबारा से आप कह सकते हैं भारत की इमेज को ख़राब करने की बात भी बताई गई है। अब देखिए दोस्तों, ये 4 टेबल हैं जिनके तहत हम समझते हैं। आप लोग देख सकते हैं भारत की पोजीशन है 107, फिर इंडिया बांग्लादेश हो गया 84, चाइना फर्स्ट नंबर पे आता है, इंडोनेशिया 77, पाकिस्तान 99। तो इस तरीके से जो दिक्कतें हैं वो देखने को मिली है हमें। फिर दोस्तों वहीं अगर मैं बात करूं कि स्टनिंग चिल्ड्रन के बारे में, तो वहीं पर भी सेम ऐसी ही रिपोर्ट हमें देखने को मिली। मोरालिटी रेट में भी अंडर 5 का वही सेम रिपोर्ट आई है, और वेस्टिंग जो चिल्ड्रन है उसमें भी सेम रिपोर्ट हमें देखने को मिली है। स्कोर चेंज नहीं हुए हैं, ओवरऑल फिर यही स्कोर दे दिए गए हैं। ओके, तो ये सारी बातें जो कि हमें पता लगी हैं अभी बेसिकली इस पूरी रिपोर्ट से, और जो आपको बातें समझ में आती हैं। अब देखिए दोस्तों, रेवेन्यू पुलिस से रिलेटेड बात आई है। अभी आप लोग को पता होगा एक जो केस है अंकिता भंडारी वाला, वो उत्तराखंड में काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं न्यूज़ में रहा, और काफ़ी ज़्यादा उसकी वजह से लोगों का गुस्सा भी जो है वो हमें देखने को मिला। और इसकी वजह से यहाँ पे डिमांड है कि हम लोग मतलब जो उत्तराखंड आप कह सकते हैं जो वासी हैं, ये चाहते हैं कि स्क्रैप अप किया जा सके जो स्टेट का रेवेन्यू पुलिस सिस्टम है इसको। अभी जो रेवेन्यू पुलिस सिस्टम है दोस्तों, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि एक एलिगेशन था कि रेवेन्यू पुलिस जो है वो फेल्ड होगी रजिस्टर कर सके कंप्लेंट टाइम पर, और वो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं एक्यूज की साइड की तरफ से ज़्यादातर सपोर्ट में थी, बेसिकली एक्यूज की साइड की तरफ से। सितंबर 24 को उत्तराखंड असेंबली स्पीकर रितु खंदौरी लिखते हैं चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामिया को और रिक्वेस्ट करते हैं कि वो सिस्टम को एंड करें। इसके बाद जो स्टेट कैबिनेट है वो यहाँ पे अप्रूव करती है प्रपोजल को कि रिप्लेस किया जा सके रेवेन्यू पुलिस को विद रेगुलर पुलिस। रेवेन्यू पुलिस सिस्टम क्या है? देखिए, जो ये सिस्टम है ये इंट्रोड्यूस करा गया था बाय ब्रिटिश ओवर बहुत सालों पहले, क्योंकि उस टाइम पे जो क्राइम थे हिली एरियाज़ में बहुत कम थे। तो पैसा बचाने के लिए बेसिकली उन्होंने क्या करा कि रेगुलर पुलिस को एम्प्लॉय ना करते हुए आप कह सकते हैं डिप्लॉय कर दिया किसको? रेवेन्यू पुलिस को। और इस सिस्टम के अंदर बेसिकली जो सिविल ऑफिशियल्स हैं वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में आप कह सकते हैं आते हैं फॉर दी पावर्स फंक्शन ऑफ द पुलिस। पर जब बात आती है क्राइम की, तब रेवेन्यू पुलिस यहाँ पे फाइल करती है एफआईआर, इन्वेस्टिगेट करती है और केस को इन्वेस्टिगेट करेगी, अरेस्ट करेगी एक्यूज्ड को और फाइल करेगी चार्ज शीट लोकल कोर्ट में। पर कुछ ऐसे केस होते हैं हीनियस क्राइम जैसे कि मर्डर हो गया, रेप, क्राइम अगेंस्ट शेड्यूल कास्ट ट्राइब्स वगैरह, इन केसेस में जो भी केस है ये ट्रांसफ़र होता है रेगुलर पुलिस को। पर जो प्रोसेस दोस्तों ये कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं काफ़ी लंबी हो जाती है, और इसकी वजह से जो दिक्कतें हैं ये हो जाती हैं, मतलब ये सही तरीके से आपको नहीं मिल पाता है बेसिकली। तो जो रेवेन्यू पुलिस का जुरिडिक्शन है दोस्तों ये 50% से ज़्यादा है स्टेट में इन टर्म्स ऑफ एरियाज़, और मात्र 25% है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। अब प्रॉब्लम क्या है इस सिस्टम से? देखिए, रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर ये कहते हैं जिन्होंने दोनों में सर्व करा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों में ही, और बिगेस्ट प्रॉब्लम ये है कि जो रेवेन्यू ऑफिशियल्स है ये कहीं ना कहीं इनके पास एडिशनल टास्क होता है। पुलिसिंग से रिलेटेड आप कह सकते हैं और भी इन पर अलग अलग टास्क होते हैं, और उस पर भी इन्हें काफ़ी मिनिमल ट्रेनिंग मिली हुई होती है। अब यही ऑफिसर जो हैं ये कहते हैं वन ऑफ द मेजर टास्क ऑफ पुलिस अलॉन्ग विद द इन्वेस्टिगेटिंग एंड सॉल्विंग अ क्राइम इज़ टू प्रिवेंट क्रिमिनल एक्टिविटीज़। और जो प्रिवेंशन है क्राइम का दोस्तों वो आइदर बाय कलेक्टिंग इंटेलिजेंस और बाय क्रिएटिंग फियर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, और ये दोनों ही आप कह सकते हैं नहीं होता है रेवेन्यू ऑफिसर्स के द्वारा। बीइंग अ बॉर्डर स्टेट उत्तराखंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिकली एंड कैन नॉट अफोर्ड दिस। तो ये बातें जो हैं वो यहाँ पे आप कह सकते हैं यही ऑफिसर बताते हैं। प्रॉब्लम दोस्तों ये आती है जब केस जो है उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं मल्टीपल स्टेट्स, और ये काफ़ी बड़ी डिफ़िकल्टी है फॉर रेवेन्यू पुलिस टू कोऑर्डिनेट विद द अदर डिस्ट्रिक्ट और स्टेट्स इन द वेज विथ रेगुलर पुलिस जो ये काम करते हैं, और कहीं ना कहीं कंस्ट्रेंड है उनके फॉरेंसिक हेल्प पे भी। देखिए दोस्तों, जो रेवेन्यू पुलिस जो ऑफिसर्स है ये कहीं पर भी कवर नहीं करती है बाय द पुलिस फोर्सेज रेस्ट्रिक्शंस ऑफ राइट एक्ट 1966 के अंदर, जहाँ पे रेस्ट्रिक्ट लगाया जाता है राइट फॉर मेंबर्स ऑफ द फोर्स टू एंश्योर प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ देयर ड्यूटीज़ ऑन सेवरल ओकेजन्स। दोस्तों जो रेवेन्यू ऑफिशियल्स हैं ये कहीं ना कहीं स्ट्राइक पे भी गए, डिमांड करा इन्होंने कि एडिक्वेट रिसोर्सेज इन तक पहुँचाए जा सकें, और कहीं ना कहीं जो पुलिसिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है इनसे इन्हें फ्री किया जा सके। अब जो प्लान है कि इसे रिप्लेस किया जाएगा उसके बारे में बताऊं मैं आपको, तो 2018 के अंदर उत्तराखंड हाई कोर्ट ने भी ऑर्डर दिया था सुप्रीम स्टेट गवर्नमेंट को कि वह अबॉलिश करे सेंचुरी ओल्ड प्रैक्टिस ऑफ पुलिस रेवेन्यू पुलिस को। और ऑर्डर आया था जब यहाँ पे बैकड्रॉप हुआ था एक वुमेन एलिगेशन मर्डर का बाय हर इन लॉज इन तेहरी गढ़वाल विलेज में, जो कि आप कह सकते हैं आता है अंडर रेवेन्यू पुलिस सिस्टम में। तब उसके बाद यहाँ पे कहा भी था बेसिकली उत्तराखंड हाई कोर्ट ने कि इसे हटा के जो नॉर्मल वाला है उसे लगाया जा सके।
पर अभी दोस्तों जैसे कि जो अंकिता मर्डर केस आता है, इसके हिसाब से जो स्टेट कैबिनेट है इसने भी अप्रूव करा प्रपोजल कि हम लोग यहाँ पे रिप्लेस करेंगे रेवेन्यू पुलिस को विद रेगुलर पुलिस। और जो पहला पेज है जिसके अंदर जो एग्जिस्टिंग पुलिस स्टेशन हैं उसमें ये चीज़ें होंगी, और पुलिस के जो आउटपोस्ट हैं उसे इंक्रीज़ किए जाएंगे। परमिशन ये है दोस्तों, परमिशन ग्रांट कर दी गई है कि 6 नए और पुलिस स्टेशन बनाए जाएंगे और 20 यहाँ पे नए पुलिस आउटपोस्ट बनाए जाएंगे एरिया में, जिससे कि कहीं ना कहीं ये लोग जो टूरिज़्म और कमर्शियल एक्टिविटी है उसको भी आगे बढ़ावा दे पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें यहाँ देखने को मिली हैं। आई होप कि आपको अब सब चीज़ें समझ में आई होंगी क्या चल रहा है और रेवेन्यू पुलिस और कैसे रेगुलर पुलिस काम करती है और उत्तराखंड में क्या केस इस टाइम पे हैं। अगर अभी कोई आपका डाउट है तो इसको क्लियर कर लीजिएगा मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ के। आज की वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।